स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारा 9 तक हो गया है चैप्टर। तो 10 और 11 हम अभी छोड़ रहे हैं, तो पहले हम करेंगे 12 चैप्टर। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो इंडिया था वो आज़ादी के बाद कैसा था। अब यहाँ पर देखिए, अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, एक नया और डिवाइडेड मतलब जब बंटवारा हो गया नेशन का, ठीक है। When India became independent in August 1947, it faced a series of very great challenges. As a result of partition, 8 million refugees has come to in the country from what was now Pakistan. ठीक है, तो जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में अगस्त में, तो उससे बहुत सी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से 8 मिलियन रिफ्यूजीज़ जो है हमारी कंट्री में आए थे, जिसको कि अभी पाकिस्तान कहा जाता है। ठीक है, हमारी जो कंट्री थी किस में डिवाइड हो गई थी, इंडिया पाकिस्तान में। तो रिफ्यूजी क्या होता है, वो आदमी जो दूसरे देश से, एक देश से अपने दो देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं। तो लगभग 80 लाख रिफ्यूजीज़ कहाँ पर आए थे, इंडिया में आ गए थे पाकिस्तान से। These people had to be found homes and jobs. Then there was the problem of the princely state. Almost 500 of them, each ruled by Maharaja or Nawab, each of whom had to be persuaded to join a new nation. ठीक है, तो अब जो लोग वहाँ से आए थे, तो उन्हें किसकी ज़रूरत थी, घर की ज़रूरत थी, काम करने की ज़रूरत थी, जॉब्स चाहिए थी उन्हें। और फिर उसके साथ साथ एक और कौन सी प्रॉब्लम आई, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट क्या होता है, जो आपके जैसे देश में ही क्या होते हैं, राजकुमार या फिर राजा होते हैं या फिर रजवाड़े। ठीक है, तो जो रजवाड़े जो राजा होते हैं देश के, अपने देश के, तो उसकी क्या प्रॉब्लम आई कि उसमें से जो 500 राज्य थे, जो कि महाराजा और नवाब रूल कर रहे थे, तो उनसे क्या कहा गया कि आप क्या करिए, दूसरे देश अपना एक अलग से नेशन बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन आ गई थी, है ना, और अलग अलग कम्युनिटी थी। और तो उनसे क्या कहा जा रहा था, रजवाड़ों से, कि आप अपना एक अलग देश बना दीजिए। द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिफ्यूजी एंड द प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। ठीक है, जो ये प्रॉब्लम थी रिफ्यूजीज़ की, जो बाहर से लोग आ रहे थे और जो देश के ही राजा महाराजा थे, तो उनको क्या करना था, एड्रेस मतलब सेटल करने की ये प्रॉब्लम आ रही थी, जल्दी से ये सब प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी थी। इन द लॉन्गर टर्म द न्यू नेशन हैड टू बी अडॉप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वुड बेस्ट सर्व द होप्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। तो मतलब लंबे समय तक के लिए, मतलब आगे को देखते हुए समय को, तो हमारे नेशन को एक ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत थी जो लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरे। ठीक है, आस और उम्मीदों पर खड़ा उतरे अपनी पॉपुलेशन की। तो हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। तो यहाँ पर फिगर में देखिए 1000 गैदर ऑन द ओकेशन। ठीक है, तो ये रेड फोर्ट पर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हुई थी 15 अगस्त 1947 को। देखिए इसमें कितने हज़ारों की तादाद में लोग संख्या में इकट्ठे हुए थे। तो इंडिया की पॉपुलेशन थी 1947 में, क्या थी, बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 345 मिलियन, मतलब 33 करोड़ से भी ज़्यादा, 33 करोड़ के आसपास। इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड। ठीक है, तो और इसको क्या कर दिया गया था, बांट दिया गया था। देयर वर डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट। तो अब किस बेस पर अब डिवीजन होने लग गया, बंटवारा होने लग गया वहाँ हाई कास्ट और लो कास्ट के भी बीच में क्या हो गया, डिवीजन, भेदभाव। ठीक है, बिटवीन द मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियन कम्युनिटी हु प्रैक्टिस अदर फेथ। ठीक है, जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे और जो दूसरे इंडियंस कम्युनिटी के लोग थे, जो कि अलग अलग किसके थे, फेथ के, अलग अलग कास्ट के बोल सकते हैं आप। द सिटीजन्स ऑफ द वास्ट लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेज। ठीक है, जो अलग अलग सिटी के लोग थे वो अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते थे, अलग फूड खाते थे और अलग रीति रिवाज परंपराओं को मानते थे और सब अलग अलग काम करते थे। हाउ कुड दे बी मेड टू लिव इन वन नेशन। तो वो सब एक ही राज्य में कैसे, एक ही देश में कैसे रह सकते थे, क्योंकि उनके क्या था, टेस्ट सबका अलग था, सबका अलग प्रोफेशन। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वॉज एडेड टू द प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, जो प्रॉब्लम थी यूनिटी की, अब एकता की प्रॉब्लम के साथ एक और प्रॉब्लम क्या आ चुकी थी, डेवलपमेंट, विकास की। एट इंडिपेंडेंस द वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन लिव्ड इन द विलेजेस। तो इंडिपेंडेंस के समय ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो थे गांव के साइड रहते थे, विलेजेस में। फार्मर एंड पीजेंट्स डिपेंडेड ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल। जो किसान थे वो किस पर डिपेंड थे, मानसून, बारिश पर, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए। So did the non-farm sector of the ruler, for if the crop failed, barber, carpenter, weavers and other service group would not get paid for the either service.
ठीक है। तो जो फार्मर सेक्टर था और नॉन फार्म सेक्टर, मतलब जो फार्मिंग को छोड़कर दूसरा काम करते थे, तो वो भी किस पर डिपेंड थे, मानसून, जो आपका मानसून पर ही डिपेंड थे फार्मर्स की, क्योंकि अगर फार्मर्स की क्रॉप नहीं ग्रो होगी तो उनके पास पैसा नहीं आएगा। अगर उनके पास पैसा नहीं आएगा तो जो नॉन फार्म सेक्टर के साथ वो अगर उनको बाल कटाने होंगे या फिर कुछ बनाना है, कपड़े बनवाने हैं, तो वो कैसे बनवाएंगे जब उनके पास पैसे ही नहीं आएंगे। इन द सिटीज़ फैक्ट्री वर्कर्स लिव्ड इन क्राउडेड स्लम्स विद लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर। ठीक है, जो शहर में ज़्यादातर लोग क्या थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, मतलब फैक्ट्रीज में काम करते थे। क्राउडेड स्लम्स मीन्स बहुत सारी भीड़ वाले गंदे इलाके में रहते थे और उन्हें एजुकेशन भी नहीं मिल पाती थी और उनकी हेल्थ केयर भी फैसिलिटीज़ कुछ नहीं मिल पाती थी। क्लियरली द न्यू नेशन हैड टू लिफ्ट इट मार्सेज आउट ऑफ पोवर्टी। ठीक है, तो नए नेशन को किसकी ज़रूरत थी, जो लोग गरीबी से गुजर रहे हैं उनको क्या करें, थोड़ा ऊपर की तरफ उठाएं, थोड़ा विकास हो उनका। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोमोटिंग न्यू जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री। ये कैसे हो सकता था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए एग्रीकल्चर की फील्ड में। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि अगर कितना 1 हेक्टेयर ऑफ ज़मीन है, ठीक है, 1 बीघा मान लीजिए, 1 बीघा ज़मीन पे मतलब क्या हो रही है, पहले फसल कम हो रही थी, तो उसी जगह का यूज़ करके अगर फसल ज़्यादा होने लगे, है ना, तो उसे प्रोडक्टिविटी कहेंगे। तो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए या फिर जॉब क्रिएटिंग क्या हो जाए, इंडस्ट्री सेट होगी तो लोगों को क्या मिलेगा, थोड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड। ठीक है, तो यूनिटी और डेवलपमेंट को किसकी ज़रूरत थी, हाथ में हाथ मिलाकर एक साथ चलने की ज़रूरत थी। इफ़ द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियंस वर नॉट हील्ड दे कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अगर ये जो डिवीजन है, बंटवारा है, जो कि अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी में वहाँ लोगों के बीच, अगर ये सही नहीं किया गया तो उससे क्या होगा, बहुत वायलेंट दंगे फसाद होंगे और लड़ाई होगी। हाई कास्ट फाइटिंग विद लो कास्ट, क्या होगा कि जो ऊंची जात के हैं वो छोटी जात वालों के साथ लड़ाई करेंगे, हिंदूज मुस्लिम्स के साथ, और ऐसे ही बहुत। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, इफ़ द फ्रूट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट रीच द ब्रॉड मासेज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, जो विकास का, फ्रूट्स किसे बोलते हैं, फल। ठीक है, जो विकास का जो फल है अगर सबको नहीं मिला, मतलब सबको विकास की, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इट कुड क्रिएट फ्रेश डिवीजन। इससे क्या होगा, काफ़ी भेदभाव, बंटवारा हो जाएगा लोगों के बीच में। फॉर एग्जांपल, किस किस बेसिस पर हो सकता है, अमीर और गरीब, और सिटीज़, और मतलब जो सिटीज़ में लोग हैं और गांव में लोग हैं, इनके बीच डिवीजन हो सकता है। और रीजन्स ऑफ इंडिया दैट वर प्रॉस्पेरस एंड रीजन्स दैट लैग बिहाइंड, और ऐसे रीजन जो क्या हैं, डेवलप हो चुके हैं, और ऐसे रीजन जो पिछड़े हुए हैं, तो इनके बीच में अगर ये सॉल्व नहीं किया गया, बहुत भेदभाव हो जाएगा। अब क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो बिटवीन दिसंबर 1946 और दिसंबर 1949, तो इसके बीच जो ये समय था 1946-1949 के बीच, सम ऑफ द 100 इंडियंस हैड अ सीरीज ऑफ मीटिंग ऑन द कंट्री पॉलिटिकल फ्यूचर। तो बहुत से जो 100 इंडियंस थे जिनके बीच क्या हुई, बहुत सारी मीटिंग्स हुई कंट्री के राजनीतिक भविष्य को लेकर। द मीटिंग ऑफ दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड, तो ये असेंबली जो है कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में। पर जो पार्टिसिपेंट्स थे इसमें, पर जो इसमें क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो वो अलग अलग पूरे इंडिया से, ऑल ओवर कंट्री से थे, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से थे। तो दिस डिस्कशन रिजल्टेड इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो ये मीटिंग किसके लिए हुई, डिस्कशन किसके लिए हुई, ताकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया जा सके। और जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था कब अडॉप्ट हुआ था, कब इसको लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 में। और एक और फीचर जो इसका था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या था, सबसे मेन फीचर, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आपको पता है, मैंने और चैप्टर्स में बताया। वो जो भी व्यक्ति 18 साल या 18 साल से ऊपर है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, रिलीजन, कास्ट का हो, सभी को क्या है, वोट देने का हक है। ठीक है, ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21। तो जब जिस टाइम ये निकला था उस वक्त क्या थी एज, उस वक्त जो 21 साल के थे वही वोट दे सकते थे। अब तो क्या हो गया, 18 साल हो गया है। दिस वॉज रेवोल्यूशनरी स्टेप फॉर नेवर बिफोर हैड इंडियंस बीन अलाउड टू चूज। ठीक है, तो ये क्या था, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इंडिया में किसी भी लोग को वोट देने का हक था। तो ये क्या था, एक रेवोल्यूशनरी चेंज था, स्टेप। इन अदर कंट्री सच एज,
जैसे कि एक कंट्री, बहुत सी कंट्री जैसे ये यूनाइटेड किंगडम हो गई और यूनाइटेड स्टेट्स हो गई, ठीक है। तो इसमें जो ये वोट देने का अधिकार था ये एकदम से ग्रांट नहीं किया गया था। इसमें क्या थी, बहुत सी इनको बहुत टाइम लगा, बहुत सी स्टेजेस में इनके फिर ये रूल पास हुआ। यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये क्या कर रहे हैं, असेंबली हो रही है यहाँ पर, और क्या बता रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान के बारे में, और यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। तो देखिए बहुत से स्टेट से, जैसे कि तो यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो जो मैन थे, अमीर अमीर आदमी थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी, तो उनको पहले सिर्फ वोट देने का हक था। द मैन हूँ, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो पहले क्या था, जो लोग अमीर है, प्रॉपर्टी है उसके पास, उसको वोट देने का अधिकार दिया गया। उसके बाद किसको ऐड किया गया, शामिल किया गया, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड। उसके बाद वर्किंग क्लास मैन गॉट वोट ओनली फॉर आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल, ठीक है, जो वर्किंग मतलब जो लोग काम भी करते हैं, ठीक है। तो अब उनको काफ़ी स्ट्रगल के बाद उनको वोट देने का अधिकार मिला। तो फाइनली आफ्टर बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वर ग्रांटेड वोट, और जो महिलाएं हैं वहाँ पर उनको भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा अपना वोटिंग का अधिकार पाने के लिए। ऑन द अदर हैंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, पर जैसे कि अब इंडिया है, इंडिया में क्या कर दिया गया, सीधा इंडिपेंडेंस के बाद सबको वोट देने का अधिकार दे दिया गया। तो इसमें स्टेजेस में नहीं दिया गया, सबको एक साथ दे दिया गया, चाहे वो किसी भी जेंडर का है, किसी भी क्लास का, किसी भी या एजुकेशन या फिर पढ़ा लिखा है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सेकंड फीचर क्या था इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, ये क्या था, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसकी नज़र में जो हमारी डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन था, सबकी नज़र में सब सिटीज़न इक्वल है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, रिलीजियस का हो, बैकग्राउंड का हो। देयर वर सम इंडियंस हु विश्ड दैट द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द न्यू नेशन, ठीक है। तो कुछ इंडियंस क्या चाहते थे कि पॉलिटिकल सिस्टम किस में बेस होना चाहिए, हिंदू आइडल्स, मतलब धर्म के बेसिस पर, एंड दैट इंडिया इटसेल्फ, और इंडिया को क्या कहा जाए, हिंदू स्टेट, ठीक है। तो उन्होंने किसका एग्जाम्पल दिया, पाकिस्तान, जैसे कि पाकिस्तान में इस्लाम धर्म का ही पालन किया जाता है। अ कंट्री क्रिएटेड एक्सप्लिसिटली टू प्रोटेक्ट, ताकि वो क्या हो सके, उसकी मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पर रह सके सिर्फ पाकिस्तान में, और लोग क्या करें, सिर्फ वहीं का ही रूल्स फॉलो करें। हाउएवर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनका क्या कहना था कि इंडिया को हम क्या नहीं कराएंगे, ऐसा देश नहीं बनाएंगे, मतलब हिंदू पाकिस्तान, ऐसा कुछ देश नहीं होगा, ये ऐसा देश होगा जिसमें कि सभी नागरिक, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, अलग अलग धर्म का हो, सब रह सकेंगे। तो जैसे कि मुस्लिम्स है इंडिया में, तो इंडिया में क्या है, बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन है, जैसे मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियन, पारसीज, जैन्स, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन दे वुड हैव द सेम, तो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में इनके पास, सबके पास इक्वल राइट है एज हिंदूज़, ठीक है, सभी को हिंदूज़ कहा जाता है इंडिया में। द सेम, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे फिर मतलब चाहे कोई भी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और ये सब लॉ के सामने सेम होते हैं। तो थर्ड इसका फीचर क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये क्या करते थे, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब स्पेशल आपका फैसिलिटीज़ देती थी, जो कि पुअर लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं और डिसएडवांटेज्ड, और जिनके साथ इंडियंस के साथ बुरा किया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जैसे कि छुआछूत की ये प्रॉब्लम थी ना पहले, तो ये किए जाती थी, छुआछूत किया जाता था पहले, डिस्क्राइब्ड एज द स्लर एंड ब्लॉट, तो उन्हें कहा जाता था कि क्या हो तुम, धब्बा हो, किसके नाम पर, इंडिया की कंट्री है जो इतने अच्छा नाम है, इसके नाम पर धब्बा हो, कलंक हो, तो ऐसा ऐसा कहा जाता था। तो ये क्या हटा दिया गया था फिर। इंडिया टेम्पल्स प्रीवियसली ओपन, जो इंडिया के टेम्पल्स थे वो सिर्फ जो ऊंची कास्ट के लोग थे उनके लिए ही बनाए जाते थे, पर अब क्या हुआ, ये सब नहीं है, अब हर कोई, चाहे वो अनटचेबल हो, अछूत हो, चाहे कोई कास्ट का हो, सब वहाँ पर जा सकते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज रिकमेंडेड फॉर सर्टेन, ठीक है। तो बहुत सी बहस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने कहा गया कि कुछ परसेंट सीट किसके लिए रिज़र्व की जाएगी, जो लो कास्ट के लोग हैं उनके लिए रिज़र्व की जाएगी। और ये भी आर्ग्यू किया गया कि कुछ जो अनटचेबल्स हैं, जिनको हरिजन कहा जाता है, कैंडिडेट्स नॉट हैव गुड ग्रेड्स टू एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, ठीक है। तो बहुत आर्ग्यू की गई कि जो अनटचेबल लोग हैं, जिन्हें कि हरिजन कहते हैं, उनके पास क्या नहीं है, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, ग्रेड्स नहीं है, और वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस
ठीक है, जो आपकी सरकारी जॉब्स होती हैं इसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। पर जो एक मेंबर थे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, एच गे खंडेकर, उन्होंने इस पर काफ़ी बहस की। इट वाज द उन्होंने कहा कि जो ये अपर कास्ट के लोग हैं, ठीक है, ऊंची जात के लोग हैं, इनकी वजह से यही जो हरिजन हैं उनके रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो इतनी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं आज, एड्रेसिंग दिस मोर प्रिविलेज कलीग्स। ठीक है, और उनमें से एक कलीग्स थे, खंडेरकर ने कहा वी वर सेपरेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, कि हमें हज़ारों साल तक क्या करा गया, दबाया गया। ठीक है, हमको इतने हद तक दबाया गया, ठीक है, और हमसे इतना काम कराया गया। ठीक है, सर्व योर ओन एंड, ठीक है, हमसे इतना काम कराया गया कि हमारी आत्मा भी क्या हो चुकी है, अब दब चुकी है, सप्रेस हो चुकी है, और हमारे दिमाग पर ऐसा असर पड़ा है, नॉर अवर बॉडीज एंड नॉर इवर अवर हार्ट वर्क्स। ठीक है, ना ही हमारा शरीर काम करता है और ना ही हमारा दिल काम कर पाता है, इतना तुमने बुरा किया हमारे साथ। नॉर आर वी एबल टू मार्च फॉरवर्ड, और हमें एक साथ चलने में भी मजबूर ना, मतलब एक साथ चलने में भी हमें अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अलॉन्ग विद द फॉर्मल अनटचेबल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम पढ़ेंगे आपका पार्ट सेकंड में। स्टूडेंट्स, थैंक यू।